बीवीएम खबर 24 के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। दर्शकों, जिस बात पे हमारी आज चर्चा होने जा रही है, जिस विषय पे रादर हमारी चर्चा होने जा रही है, वो पॉल्यूशन से है। और पॉल्यूशन के साथ-साथ जो पॉल्यूटेंट्स हैं, जिनके प्रदूषक भी हैं और प्रदूषण तो है ही है, और इनके बीच क्या ताल्लुक है और किस तरह से ये किन-किन लोगों को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। और आज हमारे देश की हालत गुज़रे कुछ दिनों से तो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब है। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी, और इनको कौन नहीं जानता, परिचय के कोई मोहताज नहीं है ये, लेकिन एक औपचारिकता है जो मेरी है वो मैंने पूरी करनी है। और मेरे साथ इनको आपने कोविड के टाइम में देखा होगा कि किस तरह से भय मुक्त इन्होंने कोशिश की थी कि लोग हो जाएं, कि कोविड क्या है सब बताया था इन्होंने। खैर, अब हम पॉल्यूशन से जुड़े कुछ प्रश्न और जानकारी आपसे साझा करना चाहेंगे दर्शकों से। तो इसको कैसे समझें? ये पॉल्यूशन ये सर्दियों में ही जैसे होता है, तो हर साल ये कुछ ना पहले पहले ये सब हो जाता है, ऐसा क्यों? गर्मियाँ आती हैं, गर्मियों में ऐसी नहीं होती, क्या दिक्कत है? देखिए, ये कभी भी हो सकता है ना। जब हम ज़्यादा, मान लो मैं एग्जांपल के तौर पे मैंने जानबूझ के ये रखा है सामने आपके। अब इसमें मछलियाँ तो पानी के अंदर ही हैं, और पोल्यूशन तभी होगा इसमें जब हम पानी में कुछ मिलाएंगे। अच्छा। ऐसी चीज़ें जो मछलियों को पसंद नहीं है। ठीक है। तो पोल्यूशन पानी में अपने आप नहीं आएगा, हमें लाना होगा। कोई ऐसी चीज़, डस्ट वगैरह जो मछलियों के लिए ठीक नहीं है, वो हमें डालना होगा। तो अगर हम अपने इंसान को देखें, हमारी इंडस्ट्रीज़ को देखें, आसपास देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि वो ऑटोमेटिक आया, ऑटोमेटिक चला गया। इवन जो अर्थक्वेक आ रहा है अभी जो आया, ये तो बहुत जल्द आ रहा है, एक महीने के अंदर हाँ, 4-6 आ चुके तो हैं। ये सारी चीज़ ऑटोमेटिक नहीं आ रहा है। जो हम एक्शन करते हैं उसी का रिएक्शन नेचर में हमें दिखता है, राइट। फिर हमें लगता है ये कैसे हो रहा है, ये अभी क्यों हो रहा है, ये गर्मी में क्यों नहीं हो रहा। तो ये आप देखेंगे आने वाले टाइम में वो हम 12 महीना ही ये होने वाला है, राइट। एक टाइम था, आज से 1 साल 2 साल 3 साल पहले ही अगर सोच लें कि इतना पोल्यूशन था नहीं, तो हम भूल जाएंगे कि पोल्यूशन के बिना भी जीना होता है। तो ऐसी स्थिति भी आ सकती है। ऐसी स्थिति जिस स्पीड से चल रहा है, तो ऐसी स्थिति आ ही सकती है, आ ही रही है, और कई जगह आ भी गई है। तो इट इज़ नथिंग अनयूजुअल। जो इनपुट वही आउटपुट, जितना आप इनपुट डालेंगे वो चीज़ कहीं गायब नहीं होगा, तकनीकी दिखेगा। पॉइंट में कुछ जानकारी इसमें 500 मार्क्स के दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, हाँ, ये 500 मार्क्स कर दिया था। ये 2 दिन पहले 400 था। तो ये कैसे समझेंगे हम? देखिए, पोल्यूटेंट्स जो हैं इनकी मात्रा है, ये क्या है? इनकी जैसे अभी अभी सांस ले रहे हैं आप, सांस ले रहे हैं और जो देख रहे हैं, राइट। अगर इसमें पोल्यूटेंट रहेंगे ज़्यादा तो आपको ना तो ठीक से दिखाई देगा, और जो सांसों में भी डस जाएगा। ये एज सिंपल एज दैट। उसको साइंस की भाषा में ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने से कुछ हासिल नहीं होगा। सिंप्लीफाइड रखिए। एज ए लेमैन, मान लो कोई अनपढ़ भी है, ये वो भी तो समझे। वो, हाँ, वो जब वो घर से बाहर निकलता है उसे कुछ दिखाई नहीं देता, कम दिखाई देता है, तो दैट इज़ पोल्यूशन। वो जो सांस लेता है तो वो थका हुआ महसूस करता है, ज़्यादा तेज़ी से दौड़ नहीं सकता, तो दैट इज़ पोल्यूशन। जो ऑलरेडी बीमार हैं, जिसको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ऑलरेडी है, वो बड़ी तेज़ी से उनकी बीमारी तेज़ी से बढ़ने लगती है, उनकी डिस्कम्फर्ट एकदम बढ़ जाते हैं। सो दैट इज़ पोल्यूशन। उसको किसी आंकड़े में अगर हम बांध देंगे ना, तो इट बिकम्स, तो क्या भाषा या नंबर में डाल देंगे तो ऐसे लगेगा कि ये तो साइंस की चीज़ है, ये हमारी आपकी चीज़ नहीं है। ये एक बहुत विशेष बिंदु है। यानी देखिए, कानून की भाषा आप नहीं पढ़ सकते। आप यानी हम अगर अपना संविधान उठा लें, वो भी भाषा हिंदी नहीं पढ़ सकते। अंग्रेजी की बात छोड़ दिए, हिंदी नहीं, इतनी क्लिष्ट भाषा है, आप हिंदी भी नहीं पढ़ सकते। जो सरकारें हैं डॉक्टर साहब, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो 500 मार्क्स हैं या IQ, सॉरी, एयर जो क्वालिटी इंडेक्स है, इसकी बजाय आप सीधी सीधी भाषा में जी आप, अच्छा, ये जो लोग नाजुक जिनकी शारीरिक कंडीशन है, उनके बारे में क्या कहना है, वल्नरेबल जो कंडीशन? अब देखिए, उसको जब भी इस तरह के जो सवालों के जवाब आपको चाहिए, तो आप इसको दिमाग में रखिए जी। अब मान लो इसके अंदर पोल्यूशन हमने डाल दिया है, पोल्यूटेंट डाल दिए हैं, तो आप बताइए इनमें से कौन सा मछली पहले मरेगा। तो आपका जवाब होगा जो सबसे ज़्यादा नाजुक होगा, जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर होगा, सबसे पहले मरेगा। तो वही चीज़ इंसान में है कि जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर होगा, जो ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी इलनेस, दे आर द गोइंग टू डाई वेरी फास्टर। रेस्पिरेटरी, जिनकी आई डिसऑर्डर है, उनकी आई और ज़्यादा, उनको दिखना कम हो जाएगा। हमारे पास ऐसे पेशेंट है जिनकी आई दिक्कत ऑलरेडी थी, कैटरेक्ट है, ग्लूकोमा है, रेटिनोपैथी है, नियर ब्लाइंडनेस है, तो वो इम्प्रूव हो रहे थे कुछ दिन पहले तक। फिर अचानक अभी उनका जो रिपोर्ट आ रहा है कि रिपोर्ट दैट इज़ इट इज़ सैडेंड
कि वो पोल्यूशन की वजह से अब उनकी जो प्रोग्रेस हो रही थी वो नीचे जा रही है। तो जो भी ऑर्गन आपका कमज़ोर कड़ी है, वो किसी का आँख हो सकता है, किसी की रेस्पिरेटरी इलनेस हो सकती है, वो जो कमज़ोर कड़ी कड़ी है वो सबसे पहले टूटती है, राइट। अब देखिए कौन सा ऑर्गन अफेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो आपका जो सबसे बड़ा ऑर्गन है दैट इज़ योर स्किन, राइट। जैसे मैं ब्रीथ ले कर रहा हूँ तो ब्रीदिंग में 99% ब्रीदिंग आपकी बॉडी जो करती है वो आपके नाक से करती है, तो 1% ब्रीदिंग आपका बॉडी स्किन से करती है। 99.99% जो देखती है आपका बॉडी देखता है दैट इज़ थ्रू योर आइज़, बट 0.001% जो हमारी बॉडी को दुनिया दिखती है दैट इज़ थ्रू आवर स्किन। स्किन में भी ऑप्टिक्स नर्व्स होते हैं, तो जो लोग फुल्ली ब्लाइंड होते हैं उनके बॉडी को दिन और रात का एहसास होता है, तभी अकॉर्डिंगली उनकी बॉडी सेट होती है, नींद कब आना है, भूख कब लगनी है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि योर बॉडी इज योर स्किन एक्सपोज टू द पोल्यूशन, राइट, योर आइज इज एक्सपोज टू द पोल्यूशन, और इनके दिस इज स्किन इज द मीडियम बिटवीन द रेस्ट ऑफ द एनवायरमेंट एंड इंटरनल एनवायरमेंट, दोनों के यहाँ बीच पर का। मैं रोकना चाहूँ, स्किन आपने बताया, क्योंकि जो एक कवर है, कवर ऑफ द बॉडी इज स्किन, इसकी भी कुछ लेयर्स होती हैं, ठीक है जी। ये तो एक जो मॉर्निंग में लोग घूमने जाते हैं, सुबह का जो हालात आप भी एहसास कर चुके होंगे कि सुबह के जो हालात हैं वो कुछ और भी है, तो उसमें जो ये एक प्राणायाम एक्सरसाइज है, मेरा ख्याल इन दिनों में तो नहीं करनी चाहिए, ये करनी चाहिए। नहीं, प्राणायाम जब करेंगे तो याद रखिए वही वाले पोल्यूटेंट है वो बड़ी तेज़ी से आप बॉडी के अंदर ले रहे हैं, है ना। तो इसलिए अभी जैसे हम सांस ले रहे हैं, जाहिर सी बात है जब दौड़ेंगे, जब प्राणायाम करेंगे, सांस लेने की हमारी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, राइट, उसकी गहराई बढ़ जाएगी। तो उन दिनों जिस तरह से मान लो फॉर एग्जांपल एक आपके खाने में अगर पोल्यूटेंट है तो ज़्यादा खाना खाना चाहिए, कम खाना चाहिए, बल्कि नहीं खाना चाहिए। तो हो सके तो हम ब्रीद ना करें, सांस ही ना लें, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम कम से कम अपने ब्रीदिंग को यूज़ करें, खर्चा कम करें, दैट इज़ ऐसे कोई रिग्रेस एक्सरसाइज है, वॉक है, दौड़ना है, योगा है, उसको अभी करने का लाभ नहीं, नुकसान है। अच्छा, वो प्राणायाम का नुकसान है। मैं एक और सवाल है कि जैसे कुछ लोग जिन्हें समस्या कुछ और भी है, वो लेते हैं ब्लड थिनर्स वगैरह यूज़ करते हैं, सर्दियों में एक प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड थिक हो जाता है, उन लोगों को क्या किस तरह से डील करना चाहिए इस? देखिए ये तो पोल्यूशन के मुद्दे से थोड़ा अलग है, बट इनका जवाब ये है कि याद रखिए जो ब्लड थिनर जब लेते हैं तो उसकी प्रिंसिपल है कि पूरे ब्लड कहीं भी हो बॉडी में हर जगह इक्वली थिन होगा। ब्लड जब थिन होता है तो उसका नुकसान ये है कि कहीं अगर ब्लीडिंग हो जाएगी तो ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, है ना। अब कई बार हमारे बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग होती है तो हमारा ब्लड खुद ही कोगुलेट करता है और खुद ही उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है। लेकिन जो लोग ब्लड थिनर लेते हैं उनमें से कई लोगों को इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। ज़्यादातर हार्ट पेशेंट दे डाई ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग, राइट। वो हार्ट पेशेंट होने के बाद भी हार्ट की वजह से नहीं मरते, वो अल्सर की वजह से मरते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से मरते हैं। तो सवाल सर्दी गर्मी का नहीं है, सवाल है कि ब्लड थिनर इटसेल्फ इज कैन बी हार्मफुल। तो करना क्या होगा, आपका जो सवाल है उसका ये है कि कंडीशनल ब्लड थिनिंग की ज़रूरत कहाँ पे, जहाँ पे कोई ऑलरेडी ब्लॉकेज है वहाँ थिनिंग की ज़रूरत है, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज तो नहीं। जहाँ मान लो इंजरी है तो वहाँ तो ब्लड को थिक होने की ज़रूरत है ना, ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। तो उसके लिए अगर आप टमाटर खाते हैं 4 दिन में, 4 टमाटर इज इक्वल टू 1 ब्लड थिनर कच्चा। This is something new, at least for me also, because I am taking blood thinner for at least last 4 years. हाँ, तो 4 टमाटर खाएंगे तो अब देखिए ब्लड थिनर क्या, उसके अंदर जो केमिकल इंग्रेडिएंट है, वो जो फैक्टर है, वो फैक्टर तो आते तो फल सब्जी से ही है। हाँ जी। तो 4 टमाटर के अंदर से वो इंग्रेडिएंट निकाल के आप एक टैबलेट बना सकते हैं, 80 mg का ब्लड थिनर आप बना सकते हैं। तो 4 टमाटर खा लीजिए आप, तो उससे क्या होगा, कंडीशनल ब्लड थिनिंग। अब ये एक और है, आप में जो मैसेज टू द पीपल एट लार्ज, कि उन्हें आज के हालात में, क्योंकि सिर्फ इंडस्ट्री या जो जिनका इनका योगदान नहीं है इस पॉल्यूशन में, कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनका भी है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए पोल्यूशन तो हर जगह है, हमारे खाने में भी पोल्यूशन है। अगर हम ये कंप्लेन करते रहे कि भाई आजकल फूड में पेस्टिसाइड्स हैं, तो काफ़ी नहीं है, उसके लिए जंग लड़नी पड़ेगी, अवेयरनेस फैलाना पड़ेगा, लोगों को, जो लोग रिस्पॉन्सिबल है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराना पड़ेगा, राइट। हमें मुहिम चलाना पड़ेगा, सिर्फ कंप्लेन करना से कुछ होगा नहीं। तो ये जो भी कुछ हुआ ये तभी हुआ जबकि आपने इसको होने दिया, बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी। इसको ना होने के लिए आपने क्या किया, अगर कुछ नहीं किया तो दिस योर इट इज़ डेस्टाइन। तो खैर
सॉरी, अब जब ये हो ही गया है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ढूंढें कि पोल्यूशन कहाँ कहाँ से आ रहा है, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है। रीजंस जो है। हाँ, अभी तो क्या है कि अखबार में आ रहा है, टीवी में आ रहा है, आपको ऐसे नज़र आ रहा है तो ये ज़्यादा हाईलाइट हो गया है। लेकिन साइलेंटली अगर आप देखें, पोल्यूशन तो हर जगह पे है। इससे कई गुना ज़्यादा आपके खाने में है। खाना जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो चुका है, दैट इज़ ए 1000 टाइम मोर पोल्यूटेंट देन जो अभी सुपरफिशियली आपको दिख रहा है, राइट। तो कोई भी चीज़ ऑटोमेटिकली फॉर ग्रांटेड आपको मिलने से नहीं वाला है। उसके लिए मुहिम, उसके लिए अवेयरनेस, उसके लिए आपको कुछ सोशल मूवमेंट का पार्ट बनना पड़ेगा, तो शायद बदलाव आएगा। सोशल मूवमेंट्स का पार्ट बनना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन। दर्शकों, एक तरफ आपने देखा कि कुछ सामाजिक संगठन हैं या पॉलिटिकल पार्टी है कांग्रेस जैसी, वो मुहिम इस पॉल्यूशन को रोकने के लिए कर रही है, वो एक पहलू है। दूसरी तरफ हमारे व्हीकल्स हैं जो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये वो इनके स्टार्टिंग नाइट्रोजन वगैरह, और इंडस्ट्री के माध्यम से भी हमें ये सब चीज़ें हमारे एयर में हैं। अब सवाल ये सारी एक तरफ पराली भी है, खेतों में जलती है, ये सारी चीज़ें हैं जो ये परिणाम हैं इनके कि ये पॉल्यूशन हो रहा है। अब सवाल ये है कि इनके ये तो है रीजंस हैं, रिजल्ट्स जो अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट लाने, तो उनके लिए डॉक्टर साहब क्या करना चाहिए, किस तरह की हमें मुहिम छेड़नी चाहिए? देखिए, जाहिर सी बात है, इसको डिटेल में जाके इजीली समझ आ सकता है, जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में आ ही रहा है कि क्या क्या मेन सोर्सेज है जिससे पोल्यूशन बढ़ता है, वो हमारे आंखों के सामने है। उनमें से हम भी उसके पार्ट हैं, गाड़ियाँ हम भी चलाते हैं फॉर एग्जांपल, है ना। और जो भी इंडस्ट्रियल गुड्स हम यूज़ करते हैं, वो इंडस्ट्री उसको पोल्यूट करती है, तब वो बनता है। तो हर चीज़ में हमारा पार्टिसिपेशन तो है ही, बिकॉज एंड यूज़र तो हम खुद ही हैं। ये तो हुई एक बात। लेकिन अभी टेम्प्रेरी फेज़ में ऐसे में हमें क्या करना है ताकि प्रिवेंट कर सकें, उन पोल्यूशन के असर को बॉडी में आने से रोक सकें, उसके लिए क्या करना है, दैट इज़ समथिंग विच इज़ विल बी वैल्यूएबल। इस वीडियो कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो उसके लिए जो हमारे दर्शक, उनको मैं ये बोलूँगा कि आप ये खरीद लीजिए, 50 रुपये का मिल जाएगा। सॉस की बोतल आपके घर में होगा भी, राइट। इसको मैंने क्या किया, सिर्फ ऊपर से काट लिया है। इसका नोज़ल नॉर्मली लंबा होता है जिसमें सॉस आप डाल के रखते हैं। अब इसको काट लिया। अब आपको ये करना है कि रोज़ रात को सोने से पहले एक बार गर्म पानी 39 डिग्री सेल्सियस या 38 डिग्री सेल्सियस पानी डालना है। ये थर्मोमीटर है, ये खरीद लीजिए, 200 रुपये का आएगा। और उतना पानी कहाँ से बाई हो सकता है? ये ऑनलाइन मिल जाएगा, दुकानों से मिल जाता है ना। और इसमें पानी के अलावा आप थोड़ा नमक डालिए, 1 चम्मच। अच्छा। डालने के बाद अब वो पानी को, जैसे इसे जलनेती बोलते हैं वैसे तो, लेकिन जलनेती करना बड़ा मुश्किल है। मेरे जैसे लोग, आप जैसे लोग नहीं भी कर पाएंगे जो ट्रेन नहीं है, तो उसी का एक ऑल्टरनेट है। ये कोई छोटा बच्चा भी कर लेगा। पानी डाला, 1 चम्मच नमक डाला, नाक के इधर किया ऐसे पिचकारी, तो मैजिकली वो पानी यहाँ से लेके इस तरफ से नीचे आके गिरेगा। जितना पानी जाएगा उतना ही आएगा। तो जो भी पोल्यूटेंट जाएगा आपके नाक में, पहले तो यहीं अटक के रहता है, और फिर आप ब्रीथ करते रहते हैं तो धीरे धीरे वो सरक के नीचे जाएगा लंग में। तो जब यहाँ पे अटका हुआ है पूरे दिन भर में उसमें, तो तब वो नीचे ना जाए, तो आपने ये वाला कर लिया, दोनों नाक से कर लिया, करीब 200 ml पानी, एक बार 2 बार कर लिया रात को। तो इससे 2 काम होंगे। एक तो जो पोल्यूटेंट है वो नाक से बाहर आ गया, मेनली नाक के थ्रू ही जाता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई वायरस वगैरह भी नाक में चला गया, तो एक बात याद रखिए, एट हाई टेम्परेचर हीट से हर तरह का वायरस इमीडिएटली ख़त्म हो जाता है, मर जाता है। तो आप 2 काम कर रहे हैं, अपने इन्फेक्शियस डिजीज़ से अपने आप को बचा रहे हैं, और दूसरा, कोई पोल्यूटेंट अगर ट्रैप्ड है उसको अंदर भेजने के बजाय उसको बाहर निकाल रहे हैं। तो ये आप तब तक के लिए, जब तक कि पोल्यूशन ज़्यादा है, ये एक आप दिमाग में रख सकते हैं कि रोज़ रात को सोने से पहले, जैसे सुबह उठने के बाद ब्रश करते हैं, तो सोने से पहले आप ये कर लें कुछ दिनों के लिए, तो दैट कैन बी ए प्रिवेंशन, राइट। तो ये तो हो गई एक प्रिवेंशन वाली बात। साथ में अगर आप गर्म पानी से नहाते हैं सोने से पहले, करीब 40 मिनट्स पहले, वेरी वेरी हॉट वाटर, जितना आपका स्किन सह सके, तो याद रखिए जो पोल्यूशन है, इट इज़ नॉट ओनली, जैसे मैंने बताया, आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन को अटैक कर रहा है, वो तो स्किन को भी अटैक कर रहा है। तो मैंने आपको बताया कि जब हीट स्किन में टच होगी, तो जो बैड वायरस एंड बैक्टीरिया, दे डाई ऑन विद हीट। तो और उससे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर जब नहा के बाहर निकलेंगे तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर डिप करेगा। वो डिप इन टेम्परेचर विल गिव अ डीप स्लीप। तो डीप स्लीप इंक्रीजेज योर इम्यूनिटी अगर ज़्यादा होगी, तो इस तरह के जो पोल्यूटेंट से आपकी बॉडी की जो फाइटिंग एबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो बस इतना सा ऐड कर लीजिए जो कुछ मैंने अभी बताया। लास्ट क्वेश्चन, नॉट लीस्ट, एक यूज़ कहते हैं जी, मास्क का यूज़ करो। मास्क में जो ब्रीदिंग रिसाइकलिंग है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मास्क लगा लिया मैंने, वही छोड़ रहा हूँ, वही ले रहा हूँ, तो मास्क तो किसी भी सिचुएशन में हेल्पफुल नहीं होगा,
क्योंकि मास्क में जैसा आपने बताया कि आप सांस तो लेंगे और जब सांस छोड़ेंगे, अपना ही सांस छोड़ेंगे तो वही वाला सांस लेंगे, नंबर वन। नंबर टू, मास्क जब लगा के रखते हैं तो जब बात करते हैं तो वो जो नमी बन जाती है आगे, है ना। याद रखिए जो वायरस बैक्टीरियाज हैं उनकी टेंडेंसी होती है जहाँ नमी है वहीं पे वो रहती है, ड्राई सरफेस में नहीं रहती। अब आपके मुंह से छोड़े हुए वो बैक्टीरिया या वायरस वहीं पे जाके स्टक हो जाएगा और यानी कि आप चलते फिरते एक इन्फेक्शियस ह्यूमन बींग बन गए। तो मास्क आपको नुकसान करेगा, तो किसी भी सिचुएशन में मास्क इज़ नॉट रिकमेंडेड। मास्क को बहुत ज़रूरी कोई कहीं हो तो जिसको स्मेल स्मूल कुछ आती है वो कहीं यूज़ करें तो करें, अदरवाइज़ मास्क नॉर्मल कंडीशन में आम उसमें नहीं है। तो आज की जो हमारी विशेष चर्चा थी वो पॉल्यूशन से संबंधित थी, किस तरह से खुद को बचाना है और किस तरह से समाज के हित में भी आगे बढ़ना है। तो उसमें भी एक सामूहिक सोच रखनी चाहिए, पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। सभी का एक काम है, किसी एक पार्टी का नहीं है, किसी एक सरकार का नहीं है, किसी एक डॉक्टर या किसी एक संस्थान का नहीं है। तो ये अगर अपना अपना ही जहान, अपना ही ज़माना, अपना ही जिसे कहते हैं कि जो अपनी स्थिति ठीक रखनी है, तो उसके लिए सब कम से कम इसके लिए तो एक हो जाओ। बाकी सब कुछ आप पे निर्भर है। हमारा तो एक पैगाम था जो आप तक पहुँचाना। नमस्कार।